स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 के आंकिक प्रश्न, जिसमें आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका भी सिखाया जाता है, जिसमें आज हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि एक गोलाकार चालक जिसकी धारिता 1 पिको फैराड है, तो आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसा कि दिया गया है, गोलीय चालक की धारिता C बराबर है 1 पिको फैराड, जिसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻12 फैराड के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है C बराबर 4πε0 r के रूप में होती है। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं r/1/4πε0 या r/k के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपके पास कि आप सीधे ऐसा ही C = r आपको निकालना है, तो हमने r का क्रॉस गुणा कर दिया, तो हमारे पास बनेगा r = k की वैल्यू 9 × 10⁻9। C की वैल्यू आपको दी गई है 1 × 10⁻⁻12, तो r बराबर आपके पास बनता है 9 × 10⁻³ मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आता है स्टूडेंट। आप इसको और भी एक रूप में और लिख सकते हैं या करके कि हम जानते हैं 10⁻³ का मतलब होता है मिलीमीटर के फॉर्म में, तो r बराबर आपके पास बन जाएगा 9 मिलीमीटर। ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको। यह क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमें दे रखा है 100 न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको ये बताना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। स्टूडेंट, इसने यहाँ बोला है प्रत्येक प्लेट पर। जैसा कि हम जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट पर परिमाण में बराबर लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्षेत्रफल को हम बदलते हैं मीटर के रूप में, तो 1 सेंटीमीटर को हमने लिखा 10⁻²। यहाँ 2 सेंटीमीटर आपके पास दे रखा है, इसलिए 10⁻², और ये बनता है मीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये कहा कि हम जानते हैं E बराबर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, तो आपको मिलेगा E बराबर सिग्मा का मान रखा Q/A∈0, तो Q बराबर आपको मिलता है E/A∈0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अपना वर्क कितना आसान हो गया है। अब हमें केवल E, A और ε0 का मान रखना होगा, जो कि हमारे पास बनता है E का मान आपको दे रखा है 100, A का मान आपको दे रखा है 100 × 10⁻⁻4। ε0 एक कांस्टेंट राशि होती है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। तो Q बराबर आपको मिलेगा, हमारे पास 10⁻4 बनता है, ये -4 आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू रहती है 8.85 × 10⁻12 कूलम। ये हमारा आंसर होता है स्टूडेंट। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, Q बराबर 8.85 -12 को लिखा जाता है पिको के रूप में, पिको कूलम। ये भी तरीका आपका सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ स्टूडेंट इसने ये कहा है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा।
जैसा कि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों ही प्लेटों पर परिमाण में बराबर, मतलब कि मैं इसको Q1 लिख देता हूँ तो 8.85 पिको कूलाम ये पॉजिटिव के रूप में, व Q2 बराबर माइनस के रूप में लिखा जा सकता है 8.85 पिको कूलाम आवेश प्लेट पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है जिसके मध्य विभवांतर को समान रखते हुए। चलिए स्टूडेंट, हमने ये कहा कि ये तो है हमारे पास संधारित्र जिसकी प्लेटों के मध्य की दूरी हमारे पास है d के रूप में। ठीक है, विभव v और आवेश है इसमें q। ठीक, अभी कहता है कि हम इसी अवस्था में हम प्लेटों के मध्य एक 3 मिलीमीटर मोटी एक स्लैब रखते हैं। चलिए भाई, तो हमने इसको इन प्लेटों के मध्य की दूरी को कुछ विस्थापित किया, ये लो जी। ठीक है, अब नई दूरी बन जाती है d डैश के रूप में, और ये आपके पास होता है परावैद्युत पदार्थ जो कि आपने प्लेटों के मध्य रख दिया। ये लीजिए, इसकी मोटाई को हम मान लेते हैं t के रूप में। अब आगे क्या कहता है यह, आपको प्लेटों के मध्य की दूरी के रूप में विस्थापित दूरी d डैश माइनस d बराबर देता है 2.4 मिलीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर। प्लेटों के मध्य जो पदार्थ आपने रखा है उसकी मोटाई आपको देती है यह 3 मिलीमीटर के रूप में, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मान लेते हैं कि ऐसी अवस्था में धारिता है C0 और इस अवस्था में धारिता है Cm के रूप में। फॉर्मूले के रूप में लिखा जा सकता है A∈0/d। यह वायु या निर्वात की अवस्था को मानते हुए हमने फॉर्मूले को रखा है यहाँ पे। अब यहाँ हम देखते हैं T मोटाई की पट्टिका को रखते हुए हमने पढ़ा था धारिता के विभिन्न समांतर प्लेट संधारित्र के केस नंबर 3 के रूप में जब अल्प परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो धारिता Cm बराबर होगी A∈0/d माइनस T प्लस T/εr का रूप। यहाँ d की जगह आपके पास है d डैश, आपने विस्थापित किया है इसी अवस्था में। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार इसने ये कहा है कि वोल्टता समान है, तो भाई हमने इसकी भी वोल्टता v मान ली। ये लीजिए, अब v माना तो इसमें आवेश भी क्या रहेगा, q ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इसकी धारिता को एक समान मान सकते हैं। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक तो है 100 लीटर पानी की टंकी और एक है 50 लीटर पानी की टंकी। ठीक है, आपने आकार परिवर्तित कर भी दिया तो पानी की मात्रा तो उसमें 100 लीटर ही रहेगी। ठीक है, तो धारिता कितनी रही, समान रही आपके पास। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि C0 बराबर होगा Cm। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को। हमने C0 की जगह मान रखा A∈0/d और Cm की जगह मान रखा A∈0/d डैश माइनस T प्लस T/εr। ठीक है, हम A∈0 कैंसिल, 1 में ये राशियां हैं जिनको हम उल्टा कर सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा d बराबर d डैश माइनस T प्लस T/εr। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से, देखिए d डैश बड़ी दूरी है, ये छोटी है, तो इस छोटी राशि को हम इधर लेकर जाते हैं और इन राशियों को हम लेफ़्ट साइड ले आते हैं, तो हमारे पास बनेगा d डैश माइनस d इक्वल टू, हम इसको लेफ़्ट साइड लेकर गए तो माइनस का t प्लस में बदल जाएगा, प्लस का t माइनस में T/εr, या इसमें से t आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/εr आपको प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए d डैश माइनस d का मान आपको दे रखा है इसने 2.4 इंटू 10⁻³ हमने वैल्यू रखी 2.4 इंटू 10⁻³ बराबर t मोटाई आपको दे रखी है इसने 3 मिलीमीटर के रूप में,
3 इंटू 10 की घात माइनस के 3, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आप सॉल्व करते हैं इसको, -3 कट जाता है, आपके पास बनेगा 2.4/3 बराबर होगा 1 माइनस 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब हम पक्षांतरण के रूप में इसका पॉइंट हटा लेते हैं। ये हमारे पास बन गई 30 के रूप में। इसको हम लेफ़्ट साइड और इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा 1/एप्सिलॉन आर बराबर 1 माइनस 24/30। आप एलसीएम लेंगे, 30 आता है, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6/30। आपको 1/एप्सिलॉन आर का मान मिला 6/30। तो एप्सिलॉन आर कितना होगा स्टूडेंट, उल्टा कर दीजिए इसको, एप्सिलॉन आर बराबर होगा 30/6। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर आपका आंसर बनता है कितना, 5। यह मात्रकीन और विमाहीन राशि होती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया है 2 संधारित्र जिनकी धारिता मान लेते हैं C1 2 माइक्रोफैरड और C2 आपको बोला गया है 4 माइक्रोफैरड। आपको बोला गया है इन्हें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इनकी तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आपके पास लिखी जा सकती है शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में CS बराबर CS मतलब श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज़ के लिए C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू रखी 2 इंटू 4 बटे 2 प्लस 4। आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फॉर्मूला वही है आपके पास, सोल्व करने का तरीका वही है आपके पास। 4 इंटू 2 8, 8 4 प्लस 2 6 के रूप में। ठीक, हमारे पास यह फॉर्मूले के रूप में वैल्यूएशन होती है 8/6, जिसको आप एक शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू लिखी जा सकती है 4/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब समांतर क्रम की बात करते हैं, तो चूंकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता Cp बराबर दोनों संधारित्रों की धारिता का योग 2 प्लस 4 मतलब कि 6 माइक्रोफैरड। अब इसने ये कहा है कि इन दोनों धारिताओं का अनुपात क्या होगा, अर्थात अपने को ज्ञात करना था CS/Cp का मान निकालना है। तो CS/Cp बराबर CS का मान रखा आपने 4/3 और Cp का मान है 6 के रूप में 4/6 इंटू 3, जिसको लिखा जा सकता है 2 और 9 बार। ये संख्या कैंसिल होती है, आपके पास आंसर बनता है CS अनुपात Cp बराबर 2:9। ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहता है यह कि 2 आवेशित धातु के गोले जिनकी त्रिज्या R बराबर R1 मान लेते हैं 0.05 मीटर और R2 बराबर 0.10 मीटर, मतलब R2 बड़ा है यहाँ पे। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकुलाम आवेश है, मान लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर 75 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब ये कहता है 2 सवाल इसने दिया कि पहले तो एक उभयनिष्ठ विभव निकालिए आप भाई, ये लीजिए। दूसरा ये कहता है आपको कि आवेश प्रवाह की मात्रा, भाई कितना आवेश, जब आप दोनों गोलीय चालकों को जोड़ते हैं तो कितनी मात्रा में आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस प्रवाह की दर को अपन ज्ञात करेंगे। प्रवाह दर, आवेश प्रवाह दर अभी आपको बताते हैं बेहतरीन चित्र से। आवेश प्रवाह आपको निकालना है। तो पहले सवाल के रूप में उभयनिष्ठ विभव V बराबर लिखा जाता है
C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। मैंने आपको थ्योरी में बताया भी था, C1V1 की जगह Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 हम फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमें पता है Q1 प्लस Q2, लेकिन C1 हमें नहीं दे रखा, इसने बहुत बेहतरीन हिंट हमें दे रखा है, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको और हम सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, और हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, R1 प्लस R2 हमें मिलेगा। ठीक, अब हम वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 75 प्लस 75 माइक्रोकुलाम है आपके पास ही, इंटू मैंने माइक्रो को 10 की घात माइनस 6 के रूप में कॉमन लेते हुए लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि आपके पास बनेगा 9 इंटू 10 की घात 9 R1 प्लस R2, जिसका मान आपके पास है 0.05 प्लस 0.10। ठीक, तो V बराबर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर आपके पास बनता है यह 0.18 इंटू 75 इंटू 10 की घात 3 और बटे में आपके पास होता है 0.15। ठीक है, आप इसको और फाइनल सॉल्व करते हैं तो V बराबर आपको मिलेगा, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, V बराबर आपको मिलेगा यह 15 पंजे 75, 18 पंजे 90, 9 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट के रूप में। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पहले भाग का आंसर आपको प्राप्त होता है। अब क्या कहता है भाई स्टूडेंट, ये कहता है कि अब आपने दोनों गोली चालकों को जब अल्पधायता के तार से जोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि आवेश प्रवाह की दर क्या होगी। देखिए इसको बेहतरीन चित्र से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेकंड भाग। भाई हमने पहला गोला है यह, दूसरा गोला है यह, अल्पधायता के तार से आपने जोड़ दिया। जैसा कि हमने थ्योरी में कहा था कि एक निकाय से दूसरी निकाय में आवेशों का प्रवाह होगा। ठीक है, आवेश एक निकाय से दूसरी निकाय में जाते हैं। तो कोई सी भी एक स्थिति मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर चूँकि R2 त्रिज्या बड़ी है, आवेश की मात्रा दोनों में बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसके लिए तो आवेश है Q1, इसमें है Q2। ठीक है, जब आवेशों का स्थानांतरण हुआ तो अब इसमें आवेश परिवर्तित हुआ Q2 डैश के रूप में, इसमें परिवर्तित हुआ Q1 डैश के रूप में। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें परिवर्तन कितना हुआ। ये तो था प्रारंभिक और ये रहा आपका अंतिम। तो हमने कहा यहाँ पर आवेश प्रवाह की मात्रा कि भाई कितना आवेश एक निकाय से दूसरी निकाय में गया, वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमें क्या मिलता है, प्रवाह की मात्रा के रूप में आपके पास बनेगा Q2 डैश माइनस Q2 के रूप में। अब फॉर्मूले को हमने वैल्यू रखी Q2 वो अवस्था है जब विभव आपके पास बन जाता है उभयनिष्ठ विभव V के रूप में। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह C2 इंटू V माइनस, और Q2 एक जनरल आवेश आपको ऑलरेडी इसने दे रखा है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। C को हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V और माइनस Q2। चलिए अब वैल्यू रखते हैं इसमें हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 के रूप में लिखा जा सकता है आपके पास। तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी, R2 का मान आपको दे रखा है 0.10, पहले R2 को रख देते हैं। V का मान आपने निकाला 9 इंटू 10 की घात 6 के रूप में, बटे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि बनेगा आपके पास 9 इंटू 10 की घात 9 माइनस Q2 आपको दे रखा है इसने 75 माइक्रोकुलाम के रूप में, तो 75 इंटू 10 की घात माइनस 6। चलिए इसको आगे और हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आवेश प्रवाह की मात्रा बनेगी, 9 कट जाएगा, 10 की घात 6 आपके पास बनेगा, ऊपर जाएगा माइनस के 3 हो जाता है यह। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 10 की घात माइनस के 4 माइनस
75 इंटू 10 की घात माइनस के 6। और सॉल्व करते हैं इसको, हम 100 का ऊपर नीचे गुणा करके इसको बना देते हैं 100। ठीक है, हमने 100 का नीचे ऊपर और नीचे गुणा किया, ये लीजिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको। तो ये बटे 100 जो है ऊपर जाके 10 की घात माइनस 6 का रूप ले लेगा, और ये 100 हमने 1 को दे दिया, माइनस 75। ठीक है, और ये 10 की घात माइनस 6 को आपने कॉमन ले लिया। ठीक, तो हमारे पास क्या बनता है, 100 में से 75 गए, हमें मिलेगा 25 इंटू 10 की घात माइनस के 6। ये परिवर्तन आपके पास हुआ आवेश प्रवाह की मात्रा, आवेश प्रवाह, जिसको आप लिख सकते हैं 25 माइक्रोकूलम। ये आपका आंसर बनता है 6 के रूप में। 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड का गोलीय संधारित्र 1 माइक्रोफेरेड निरावेशित से जोड़ दिया जाता है। उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ विभव की गणना इसमें करनी है। ठीक है, तो हमें बोला गया है V1 बराबर, पहली वोल्टता आपको दी गई है 150 वोल्ट, और इसकी धारिता आपको दे रखी है C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, V2 बराबर 0 निरावेशित है यह, C2 बराबर आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरड। तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हमारे पास बनता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। हम लिख सकते हैं V बराबर C1V1 150 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 बटे 2 प्लस 1, तो आपको मिलेगा V बराबर 150 इंटू 2 300 बटे 3, तो आपको प्राप्त होगा V बराबर 100 वोल्ट। ये आपके पास उभयनिष्ठ विभव आपको प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब ये कहता है अगला, इसी में इसने सेकंड भाग बोला है कि चालक पर आवेश का मान क्या होगा, प्रत्येक चालक पर, मतलब दोनों ही निकायों पर आपको आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में Q1 डैश बराबर लिखा जा सकता है C1V, और Q2 डैश बराबर लिखा जा सकता है C2V। C1 आपको दे रखा है 2 माइक्रोफेरड मतलब माइनस के 6, V आपने निकाला 100, तो आपके पास बनेगा Q1 डैश बराबर 100 इंटू 2 मतलब कि 200 इंटू 10 की घात माइनस के 6, या Q1 बराबर बनेगा 200 माइक्रोकूलम। ये पहले गोले पर आवेश की मात्रा आई। अब ऐसे ही Q2 के लिए निकालते हैं। Q2 आपके पास होगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, V का मान रखा 100, आपके पास बनेगा Q2 डैश इक्वल टू 100 इंटू 10 की घात माइनस के 6, जो कि बनेगा Q2 डैश बराबर होगा 100 माइक्रोकूलम। ये आपका सेकंड आंसर बनता है स्टूडेंट इसका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे 2 सवाल पूछे गए। जोड़ने के बाद प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, जो आपने ज्ञात किया, और दूसरा सवाल था उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, जो कि आपको प्राप्त हुआ V बराबर 100 वोल्ट के रूप में। ठीक स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या कहता है, 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है, और इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। आपके पास बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब आप ये देखते हैं कि ऊर्जा हानि से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। देखो यहाँ यूँ है, ये छोटी छोटी बूंदें हैं आपके पास, ये इनकी n संख्या अपने को दी गई है 125, और अब इसको बड़ी बूंद में बदल दिया गया है ये। ठीक है, तो हमने ये मान लिया सबसे पहले तो कि हमारे पास 2 कंडीशन है, छोटी बूंद और एक बड़ी बूंद। तो हमने कहा छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा बड़ी बूंद की त्रिज्या, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल R के रूप में। ठीक, अब इन बूंदों की संख्या है 125 और इन बूंदों की संख्या है केवल 1।
हमने छोटी बूंदों को मिलाकर ही बड़ी बूंद बनाया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि छोटी बूंदों का कुल आयतन जितना होगा उतना ही आयतन एक बड़ी बूंद का होगा। तो हमने शॉर्ट में ही बात बोली कि 125 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, मतलब कि 125 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास आता है 125 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, जिसको आप यू भी कह सकते हैं 5r बराबर कैपिटल आर। हमें आगे नीड रहेगी, हम इसको इक्वेशन को काम में लेंगे नंबर 1 के रूप में। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब ये कहना चाहता है आपको कि विभव के रूप में। अब विभव के रूप में हमें निकालने के लिए पहले तो धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी, और धारिता के रूप में हमारे पास केवल त्रिज्या है, तो त्रिज्या के रूप में हमें धारिता का फॉर्मूला लेना होगा C = 4πε0। तो पुनः हमने कहा छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता नाम देता हूँ C1। इसकी संख्या है 125 इंटू 4πε0r। ठीक है, हमारे पास बनता है ये। और इसी प्रकार से बड़ी बूंद हमारे पास है, बड़ी बूंद की धारिता, जिसको हम लिख देते हैं C2 बराबर 4πε0 कैपिटल R। ठीक है, अब इन पर आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर लेते हैं साथ के साथ। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, या यहाँ लिख देते हैं, इसको हमने लिया नंबर 2 के रूप में। छोटी बूंद का आवेश, छोटी बूंदों का आवेश आपको मिलेगा, कितना बनेगा, Q1 = C1 V1। और बड़ी बूंद का आवेश आपके पास बनेगा, बड़ी बूंद का आवेश आपको प्राप्त होगा Q2 बराबर C2 V2 के रूप में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्राप्त करना है कि बड़ी बूंद बनाते हैं तो इसमें विभव क्या बनेगा, मतलब बड़ी बूंद का विभव आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला तो पॉइंट अपने पास ये है, क्योंकि V1 का मान तो इसने दे रखा है अपने को 200 वोल्ट के रूप में। तो इजी बात हो गई हमारे पास, आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर Q1 बराबर होगा Q2। तो हमने कहा Q1 = Q2, तो आपके पास बनेगा Q1 मतलब कि 125 इंटू C1 V1 बराबर होगा C2 V2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें हम 125 इंटू C1 आपके पास है 4πε0r इंटू V1 आपको दे रखा है 200, C2 4πε0 कैपिटल R, और V2 आपको ज्ञात करना है। तो V2 = आपको मिलेगा 4πε0 कैंसिल हो जाता है, आपके पास बनेगा 125 R इंटू 200 और बटे आपको मिलेगा कैपिटल R। हमने समीकरण 1 का यहाँ उपयोग किया, 125 और R अपने पास है इंटू 200 बटे कैपिटल R की जगह हमने रख दिया 5R। R कैंसिल होता है, 5 से 125 25 बार, 25 को हमने 200 से मल्टीप्लाई किया, तो V2 बराबर आपको मिलेगा 5000 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर पूरा होता है। अब हमें कहता है ये ऊर्जा हानि, ऊर्जा परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो छोटी बूंदों की ऊर्जा निकालिए, फिर बड़ी बूंद की ऊर्जा निकालिए।
तो हमने कहा 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा, हमने लिखा U1 बराबर 125, ठीक है, ये तो संख्या 1/2 C1 और V1 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू भी रख देते हैं साथ के साथ, तो हमारे पास बनेगा 125/2 इंटू 4πε0 R, और V1 का मान आपके पास है 200 का स्क्वायर, इसको मैंने लिया नंबर 3। इसी प्रकार से बड़ी बूंद की ऊर्जा आपको मिलेगी U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर, 1/2 इंटू C का मान रखा 4πε0 कैपिटल R, V2 आपने निकाला है कितना 5000 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऊर्जा हानि निकालनी है। ऊर्जा हानि के रूप में हमने कहा, इसलिए U2/U1 परिवर्तन के रूप में, तो हमारे पास बनेगा 1/2 4πε0 कैपिटल R और 5000 का स्क्वायर बटे U1, हमारे पास बनेगा 125 इंटू 1/2 इंटू 4πε0 स्मॉल r और 200 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर शेष r की जगह हमने रख दिया 5 स्मॉल r, और हमारे पास होता है 5000 का होल स्क्वायर बटे, हर में हमारे पास रहता है 125 इंटू स्मॉल r इंटू 200 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें ऊर्जा हानि निकालते हैं, ऊर्जा परिवर्तन U2/U1 इक्वल r कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास ये वैल्यूएशन रहती है 5 इंटू 5000 आपके पास है 2 बार 5000 इंटू 5000 बटे, यहाँ आपके पास है 125 इंटू 200 इंटू 200, तो आपको मिलता है U2/U1 बराबर होगा, देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ये आपस में कैंसिल होता है, ठीक है। ऊपर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 जीरो, और हर में आपके पास है 4 जीरो, तो ऊपर रहती है आपके पास केवल 2 जीरो बटे 2 इंटू 2 4, आपके पास बनता है 25, और ये होता है आपके पास मात्रक किन के रूप में बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ U2/U1 दोनों ही ऊर्जा का मात्रक है जूल, जो कि जूल आपस में कैंसिल होता है, और ये अनुपातिक मान के रूप में बनता है 25 के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमारा आंसर पूरा होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक परिपथ व्यवस्था आपको दी गई है, जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, सभी की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। आपको बोला गया है कि बिंदु A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन में बताया था कि CS बराबर, यदि समान संधारित्र होते हैं तो हम एक जनरल फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं CS बराबर C/N का रूप, और यदि समांतर क्रम होता है तो CP बराबर लिखा जाता है NC के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे द्वारा इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग किया जाएगा। देखिए, हम पहली लाइन की बात करते हैं, तो पहली लाइन में केवल एक संधारित्र है, हमने नाम दे दिया इसको C1 बराबर 1 माइक्रोफेरेड, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह मात्र एक संधारित्र है आपके पास। चलिए दूसरी लाइन की बात करते हैं, तो C2। अब दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, दोनों की धारिता है एक जैसी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, तो इसकी धारिता हो गई C के रूप में, और संधारित्रों की संख्या है 2, तो यहाँ बनेगा 1/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि आपने इन दोनों को हल किया तो ये आंसर आया। चलिए C3 आपके पास बनेगा, प्रत्येक की धारिता है C, तो हमने C के रूप में C लिखा 1 2 3 4, तो आपको मिलेगा C3 बराबर 1/4 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से C4,
C बटे यहाँ संधारित्रों की संख्या दे रखी है 8, तो आपके पास बनेगा C4 बराबर होगा 1/8 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट आपको यहाँ इसने कुछ इस तरह से बोला है कि यह एक संधारित्र है जिसको आपने हल किया, ये आंसर आया। ठीक है, इन दो को आपने हल किया, ये दो आपका ये आंसर आया। इन 4 को आपने हल किया, आपका ये आंसर आया। और इन 8 संधारित्रों को आपने हल किया, आपका ये आंसर आया। ठीक, अब हम इसकी एक सरल परिपथ व्यवस्था बनाते हैं। देखिए आप, पहला संधारित्र, यह दूसरा संधारित्र, यह तीसरी व्यवस्था और यह चौथी व्यवस्था के रूप में आपके पास बनता है। यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी। आपने इस C1 का मान निकाला, 1 माइक्रोफैरड आया। C2 का मान आपने निकाला, 1/2 माइक्रोफैरड आया। C3 का मान आपने निकाला, आपके पास आया 1/4 माइक्रोफैरड। और C4 आपके पास आया 1/8 माइक्रोफैरड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि ये चारों संधारित्र आपके पास समांतर क्रम में बनते हैं और आगे भी इस तरह की प्रक्रिया जारी है, ऐसा नहीं है, ये आगे भी कंटिन्यू जारी है आपके पास। तो कुल धारिता के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस Cn। ठीक है, तो Cp बराबर C1 आपके पास है 1, C2 आपके पास है 1/2, C3 1/4, C4 1/8। इस तरह से आगे भी यह सीक्वेंस जारी है। स्टूडेंट अब यहाँ थोड़ा गणित का उपयोग किया जा रहा है जिसमें आपको बोला जा रहा है 1, फिर 1 में आपने 2 का भाग दिया 1/2, फिर 1/2 में 2 का भाग दिया 1/4, 1/4 में 2 का भाग दिया 1/8, 1/8 में 2 का भाग दिया 1/16, 1/16 में 2 का भाग आप देते 1/32। इस तरह से ये चेन चलती चली जाएगी। अर्थात यह आपके पास एक गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें n पदों के योग का आंसर होता है, जिसमें n पदों का योग का सूत्र होता है आपके पास Sn = A/1 - R। A आपके पास होती है प्रथम संख्या और R आपके पास होता है सार्व अनुपात, मतलब दूसरी संख्या बटे प्रथम संख्या। चलिए इनका मान निकालते हैं। A बराबर तो 1 है, R बराबर आपको निकालना है, तो दूसरी संख्या है 1/2 और बटे 1 मतलब कि 1/2। इसलिए आपको मिलेगा n पदों के योग के रूप में Sn बराबर होगा 1/1 माइनस 1/2। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास बनेगा Sn = 1/1 में से 1/2 कम करेंगे तो 1/2 आपको शेष के रूप में प्राप्त होगा। तो आपको बनता है कुल हल इसका Sn जो कि n पदों का योग है, तो हमने Cp बराबर इसको बोल दिया 2 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर बनता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपके पास अब अगला सवाल होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 एक जटिल परिपथ के रूप में हमें दे रखा है जिसमें आपको चित्र दिया गया है और आपसे पूछता है कि आपके पास इस C का मान क्या होगा यदि A और B के मध्य तुल्य धारिता है 5 माइक्रोफैरड। मतलब आपका अंतिम आंसर आपको अब दे रखा है और आपसे पूछा गया है मध्य का कोई मान C के रूप में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ आपके पास ये जो परिपथ है ये एक मिश्रित परिपथ का नाम है। मिश्रित परिपथ का मतलब होता है कि जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों तरह के परिपथों को शामिल किया गया है। तो हम ये देखते हैं इजी वे में पहले कि वो रास्ता तय करना है हमें A से B पर जाने के लिए, संधारित्रों की पहचान करने के लिए।
जहाँ आपको जटिलता दिखे उनको आप हल करते चले जाइए। देखिए, जैसे मुझे जाना है ए से बी की ओर, तो ये देखता हूँ मैं ए से बी की ओर जाते वक्त यहाँ पर ये दोनों जो व्यवस्था मेरे पास बन रही है, ये मेरे पास एक समांतर क्रम में है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो ये भी मुझे दोनों समांतर क्रम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं C1, इसको हम नाम दे देते हैं C2। ठीक, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए सिंपल फॉर्मूला है C1 बराबर दोनों की धारिताओं का योग 1 + 1 बराबर कितना 2 माइक्रोफैरड, व C2 बराबर हमारे पास बन जाएगा 4 + 4 मतलब कि C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक सब, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल परिपथ के रूप में बदलते हैं। कैसे, देखिए, ये तो है हमारे पास बिंदु A जो किसने दिया है, हमने 2 का अभी यूज़ नहीं किया, इसलिए हमने 2 को बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, C का मान आपको निकालना है, इसलिए हमने C को लिख दिया। आपने इस व्यवस्था को हल कर लिया और जिसका मान आपको प्राप्त हुआ है C2 के रूप में, आंसर आपको मिला है 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, अच्छा हुआ टाइम पे पता लग गया हमारे को, 8 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास होता है 1 + 1 के रूप में। C1 हमने सोल्व किया जो कि हमारे पास बनता है 2 माइक्रोफैरड के रूप में। ठीक है, और ये परिपथ आपको बनता है बिंदु B यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं, अब हम यहाँ चेक करते हैं, तो हम इस रास्ते के लिए, इस रास्ते में ये लाइन आपके पास बनती है श्रेणी क्रम में और ये लाइन आपके पास बनती है श्रेणी क्रम में। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको हम नाम देते हैं C3 और इसको हम नाम देते हैं C4। श्रेणी क्रम का सिंपल फॉर्मूला लगाया जा सकता है C3 बराबर C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो हमारे पास जाएगा 2 × 2 बटे 2 + 2 मतलब कि 4 बटे 4 मतलब 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से C4 के रूप में एक C हमें दे रखा है जिसको हमने सोल्व नहीं करा, इसका मान हमें ज्ञात करना है 8 बटे C + 8 मतलब कि 8C बटे 8 + C माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इस चित्र को भी हम दोबारा शॉर्ट करते हैं और तीसरे चित्र के रूप में बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन इसने दे रखी है, ये तो है साहब आपके पास पॉइंट A, आपने इस पूरी व्यवस्था को सोल्व कर लिया, ये आपके पास एक संधारित्र होता है। ठीक है, इसका मान आपके पास आया था 1 माइक्रोफैरड। ठीक, अब इस लाइन को आपने सोल्व किया तो आपके पास ये लाइन सोल्व करने पर बनी हुई है 8C बटे 8 + C। ठीक है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ये पॉइंट बनता है B बिंदु। अब देखिए, आपके पास पूरी परिपथ व्यवस्था किस तरह से कितनी आसान हो गई है कि आपके पास इजी वे में ये दोनों आपस में समांतर क्रम में दिखाई देते हैं और समांतर क्रम के लिए CP बराबर आपको बन जाता है C1 और प्लस C2 के रूप में। CP का मान आपको दे रखा है 5 बराबर तुल्य धारिता के रूप में बिंदु A और B के लिए। ठीक है, C1 आपने निकाला 1 के रूप में प्लस C2 आपको प्राप्त हुआ 8C बटे 8 + C। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आता है 8 + C, तो 8 + C + 8C। ठीक, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका 8 × 5 = 40 प्लस 5C बराबर 8 + 9C। ठीक है, 8 को पक्षांतरण करके 40 - 8 और 9C 5C का पक्षांतरण किया 5C आपको मिलेगा। आपके पास यहाँ बनता है 40 में से 8 जाते हैं तो 32 बराबर 9C - 5C, तो आपके पास बनता है 4C। तो C बराबर आपको मिलेगा 32/4। ठीक है, तो C = 8 माइक्रोफैरड। ये आपका
इस परिपथ को हल करने पर आंसर बनता है, अर्थात सी का जो मान होगा, जो अननोन अवस्था आपको दे रखी है सी, ये संधारित्र की जो धारिता है, ये आपके पास बनती है 8 माइक्रोफैरड के रूप में, जो कि आपको ज्ञात करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला सवाल आपके पास है। इस सवाल में आपको एक परिपथ चित्र दिया गया है, आपको बोला गया है ए और बी के मध्य आपको तुल्य धारिता क्या होगी यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है और प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं कि इस चित्र में जो व्यवस्था आपको दी गई है वो कुछ इस तरह से है। इसको दो भागों में मैं बांट देता हूँ। ये पहला भाग है आपके पास और इसी में आपको सेकंड भाग दे रखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें पहले भाग का पराविद्युतांक आपको दे रखा है एप्सिलॉन r1 और दूसरे भाग का दे रखा है एप्सिलॉन r2। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेट A पॉजिटिव के रूप में हमने आवेशित कर दी, ये लीजिए, प्रत्येक प्लेट पर पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट पर हमने नेगेटिव आवेश को व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट कि पॉजिटिव प्लेट मतलब प्रत्येक प्लेट को दो बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। जब दो भागों में बांटा गया तो एक प्लेट का क्षेत्रफल होता है A/2 और दूसरे का होता है A/2। ठीक है, और मध्य की दूरी एक समान ही है। तो इस आधार पर हम इस चित्र को यदि कुछ देखें तो उस तरह से हमारे पास ये चित्र बनता है। ये पॉजिटिव, यह नेगेटिव के रूप में। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल आपके पास हो जाता है प्लेटों का आधा आधा, लेकिन दूरी आपके पास वही बनी रहती है। तो ऐसी व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट A है पॉजिटिव और ये पॉइंट B नेगेटिव का काम करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यह संयोजन एक समांतर क्रम संयोजन की भांति काम करेगा, जिसकी तुल्य धारिता के रूप में हम लिख सकते हैं CP बराबर C1 + C2। अब चूँकि समांतर प्लेट के रूप में है तो हमारे पास C1 होगा A की जगह आप रिप्लेस करोगे आधी दूरी A/2, एप्सिलॉन नॉट माध्यम एप्सिलॉन r1/d। दूरी निश्चित है, परिवर्तित नहीं हुई है। इसी प्रकार से प्लस दूसरे के लिए A/2, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 और बटे d। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे तो CP बराबर आपको मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1/2d प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2/2d। अंतिम आंसर आपको मिलेगा CP बराबर A एप्सिलॉन नॉट 2d कॉमन है और एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इस चित्र के लिए तुल्य धारिता हमें प्राप्त होती है CP बराबर A एप्सिलॉन नॉट 2d इंटू एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमें चित्र नंबर 2 इसका दिया गया है, जिसके लिए भी हमें, लेकिन इसमें स्थिति को हमने कुछ बदला है। यहाँ पर एक प्लेट को और रख दिया गया है। यह प्लेट समान क्षेत्रफल की है, मतलब कि इस प्लेट का क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल B है। लेकिन अब जो दूरी आपको बनाई गई है वो दूरी बढ़ गई है D/2 और D/2, दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहले भाग में परावैद्युत माध्यम, दूसरे भाग में परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है यह प्लेट पॉजिटिव पढ़ते हुए आए हैं, ठीक, और यह प्लेट हमारे पास रहती है नेगेटिव। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपने जब इस चालक प्लेट को रखा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चालक प्लेट को आपने रखा तो प्रेरण के फलस्वरूप इस प्लेट की इधर वाली सतह पर तो नेगेटिव और इस सतह पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह से आप देखिए व्यवस्था, प्लस
माइनस प्लस माइनस, ये संयोजन हो जाता है आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के रूप में तुल्य धारिता होती है CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ आपके पास C1 बराबर होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल अपरिवर्तित है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, मध्य की दूरी को आधा किया गया है D/2 के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से C2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D/2। चलिए मान रखते हैं इसमें हम, इसलिए CS इक्वल टू आपको मिलेगा C1 का मान रखा आपने, 2 ऊपर चला जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D। इसी प्रकार से 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D बटे C1 प्लस C2 दोनों का योग 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और बटे D। ठीक है, यहाँ हमें कॉमन मिलता है, मैंने इसको इस तरह से सेट किया स्टूडेंट्स, अपॉन D। ठीक है, और यहाँ 2A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन D बटे, इसमें से मैंने कॉमन लिया 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मेरे पास यहाँ शेष बचेगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। यह भाग इससे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास शेष रहता है CS इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये हमारे पास इस व्यवस्था की तुल्य धारिता प्राप्त होती है। स्टूडेंट, सवाल अच्छा है। यदि आपको यहाँ पर यह प्लेटों को 2 की जगह 3 भागों में बंटवाता तो आपके यहाँ डिस्टेंस D/3 बनती है। इसी प्रकार से यदि इस चित्र की आप बात करते हैं, इस चित्र में क्षेत्रफल को ये 3 भागों में बंटवाता तो यहाँ पर A/3 आपको लिखना होता, दूरी D ही रहती है। संयोजन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के रूप में आपको प्राप्त होगा। यह समांतर क्रम के रूप में और यह श्रेणी क्रम के रूप में बनेगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर बुक में आपको गलत दे रखा है, हम इसका एक सही आंसर प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, किस तरह से क्या आंसर बनेगा आइए देखते हैं। आपको चित्र में दिया गया है A और B के मध्य आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, जिनमें विभिन्न व्यवस्था के रूप में संधारित्र जोड़े गए हैं। चलिए, जैसे कि जटिल परिपथ व्यवस्था को हम पहले हल करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ की स्थिति से हमें यहाँ जाना है। जैसा कि ट्रिक मैंने आपको बताई है, आपको A से B की ओर जाना है। हम यहाँ चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ 2 रास्ते आपको दिखाई देते हैं, अर्थात ये दोनों व्यवस्था आपस में समांतर क्रम में दिखेगी। लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो ये व्यवस्था आपको 2 संधारित्र दे रही है। पहले इसको सरल परिपथ के रूप में बदलिए, तो हम देखते हैं ये संयोजन है श्रेणी क्रम, इसको मैं नाम देता हूँ C1। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। C1 बराबर होगा, हमारे पास फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, जिसमें हमारे पास है 8 × 4 बटे 8 प्लस 4, 8 चौक 32 बटे 12। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनता है, जिसको और शॉर्ट करें हम तो 4 से करते हैं 8 बार और ये करते हैं 3 बार, 8 बटे 3 माइक्रोफैरड। चलिए, इस परिपथ को हम शॉर्ट करते हैं। हमारे पास बनता है ये परिपथ का नया रूप, ये तो है 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र। ठीक है, यह आपने सोल्व किया, जो कि आपका आंसर आया था 8 बटे 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, यह आपके पास है 4 माइक्रोफैरड और यह आपके पास है 16 माइक्रो। हम पहले इसको हल करेंगे। ये समांतर क्रम व्यवस्था है। समांतर क्रम के रूप में हम कह सकते हैं CP
C1 प्लस C2 मतलब कि 8/3 प्लस 4, एलसीएम आता है 3, 8 प्लस 4 तिया 12 मतलब कि आपके पास बनता है 20/3 माइक्रोफेरड। चलिए दोबारा से इसको सरल परिपथ के रूप में हम बदलते हैं। ये तो हमारे पास है 12 माइक्रोफेरड, यह हमारे पास है 20/3 माइक्रोफेरड और यह हमारे पास होता है 16 माइक्रोफेरड। अब इजी सरी परिपथ के रूप में आपके पास बन गया। ये तीनों ही संधारी श्रेणी क्रम में हैं जिसकी तुल्यदायता को 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा 1/CS। C1 आपके पास है 12, 1/12। C2 आपने सोल्व किया तो 20/3, 3 ऊपर चले जाते हैं, 20 हमारे पास बनेगा प्लस 1/16। हम इसका एलसीएम लेते हैं। हमारे पास इसका एलसीएम बनता है 240। सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 20 प्लस यहाँ आपके पास बनता है 36 प्लस आपके पास होता है 15। आपके पास इनको जब आप जोड़ते हैं तो आपके पास बनेगा 1/CS इक्वल टू 71/240। आप इसको उल्टा करेंगे क्योंकि CS इक्वल टू 1/CS आपको प्राप्त हुआ है, जबकि आपको वैल्यू निकालनी है CS की। तो CS बराबर बनेगा 240/71 माइक्रोफेरड। यह आपके पास आपका आंसर आता है। आपको बुक में कुछ आंसर मिस्टेक है जिसको आप सही भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स बोला गया है एक विलगित चालक है जिसको सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसके बाहरी सतह पृथ्वी से संबंधित ढक दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों गोलीय चालकों की त्रिज्या का अनुपात आपको दिया गया है R2/R1 बराबर है आपके पास n/n-1। तो आपको ये सिद्ध करना है कि गोलीय चालक की जो धारिता होगी n गुना बढ़ जाती है। आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि नई जो धारिता बनेगी C' उसका मान प्रारंभिक धारिता की n गुना हो जाती है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। आइए इसका प्रूफ हम करते हैं। हमने ये कहा कि चालक की जो त्रिज्या है, पहले गोली की हम त्रिज्या मान लेते हैं। चालक की त्रिज्या हमारे पास है R1। तो धारिता आपको प्राप्त होगी जिससे हम तुलना करेंगे। C बराबर 4πε0 R1। इसको हमने ले लिया नंबर 1 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी कहता है कि जब इस गोलीय चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक से, मतलब इस तरह से, जैसे ये गोलीय चालक बना, हमने इसके बाहर दूसरे पृष्ठ से ढक दिया जिसको हमने भूसंपर्कित कर रखा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास इन त्रिज्याओं का जो अनुपात है, मतलब कि R2/R1 आपको ये दिया गया है n/n-1। ठीक है, तो हम यहाँ से किसी भी एक राशि का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने R1 निकाल रखा है तो यहाँ हम R2 का मान निकालते हैं। R2 बराबर आपके पास बनेगा n/n-1 इंटू R1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अतः हम जानते हैं चूँकि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने डेरिवेशन में पढ़ा था। C' बराबर, क्योंकि इस धारिता से हम तुलना करवा रहे हैं, 4πε0 R1 R2 बटे हमारे पास है R2 - R1। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में या तो R1 का मान निकाल के रख दीजिए या फिर R2 का मान। इस फॉर्मूले में से किसी एक का भी मान, R1 या R2, दोनों में से किसी एक का मान निकाल के इस फॉर्मूले में आपको रखना है। समीकरण नंबर 3 हमने कहा, इसको हम समीकरण 2 और 3 को शामिल करते हैं। हमने कहा समीकरण 2 व 3 से
आपको मिलेगा सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 आपके पास है, R2 का मान आपने रखना है तो हमारे पास बनेगा R1 का मान, R2 हमने रखा n बटे n माइनस 1 इंटू R1 बटे R2 माइनस R1, तो हमारे पास बनता है R2 का मान n बटे n माइनस 1 इंटू R1 माइनस R1। ओके, हमारे पास रहता है यहाँ पर, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा n बटे n माइनस 1, ये तो वैल्यू हमने ले ली। हमारे पास यहाँ बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर और बटे, इसमें से हमने R1 कॉमन लिया, हमारे पास बनेगा n बटे n माइनस 1 माइनस के 1, एक R1 कैंसिल हो जाता है, आपके पास प्राप्त होगा यह सी डैश बराबर n बटे n माइनस 1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बटे, ये R1 कैंसिल हो चुका, आपने इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो n माइनस n प्लस 1 बटे n माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन बदल जाएगा, n कैंसिल हो जाता है, 1 बचेगा, ये n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो आपको बनता है सी डैश बराबर n बटे n माइनस 1, यह n माइनस 1 इंटू में हमने लगा दिया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इस n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल, तो आपको मिलेगा सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू n। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिख रखा है R1 के रूप में c, जो कि प्रारंभिक स्थिति थी हमारे पास, इसलिए c डैश बराबर बनेगा c और इंटू n, जो कि आपने यहाँ पर सिद्ध किया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने यहाँ पर R1 लिया है, आप यहाँ R2 लेके भी इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर R1 निकालना होता। ठीक है, आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर इस तरह से प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला सवाल है, जिसमें आपको बोला गया है 13 नंबर में, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व U घनत्व हमने पढ़ा था थ्योरी में भी, जिसका मान आपको दे रखा है 4.43 इंटू 10 की घात माइनस के 10 जूल प्रति मीटर क्यूब के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है, आपको बोला गया है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि एप्सिलॉन नॉट आपको होए 8.86 इंटू 10 की घात माइनस के 12 के रूप में आपको दे रखा है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपके पास जब तक यदि एप्सिलॉन नॉट का मान वो अलग से आपको देता है तो आपको वही मान लेना होगा। ठीक है, हम जानते हैं ऊर्जा घनत्व के रूप में U घनत्व बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, हमें E का मान निकालना है तो E स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा अंडर रूट की अभी ज़रूरत नहीं, अंडर रूट लेते हो तो स्क्वायर हटा दीजिए आप, ये लीजिए अंडर रूट हमने ले लिया, 2U घनत्व और बटे एप्सिलॉन नॉट। अब केवल आपको करना क्या रहा, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, तो E बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट 2U का मान रखा 4.43 इंटू 10 की घात माइनस के 10, एप्सिलॉन नॉट का मान रखा 8.86 इंटू 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, 2 को गुणा करते हैं हम, 4.43 से 8.86 आता है, कैंसिल हो जाता है, -12 को हम ऊपर लेके जाते हैं, प्लस के 12 माइनस के 10, मतलब कि हमारे पास बनता है अंडर रूट 10 की घात 2, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन प्रति कूलम, अर्थात आपके पास बनेगा E बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में
एक बहुत अच्छा सवाल दिया गया है जिसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक को समझते हुए आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ये चित्र है जो कि आपको दिया गया है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है a और बीच की जो दूरी दे रखी है स्मॉल d। हम ये मानते हैं प्लेट a जो है वो पॉजिटिव है और प्लेट b हमारे पास नेगेटिव की स्थिति बनाती है। तो हम इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश की सतह बनाते हैं। चलिए भाई बना लिया हमने, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। यदि हम थोड़ा और सोचें, हम सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है यहाँ नेगेटिव बनाया तो यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ नेगेटिव बनना चाहिए था, लेकिन संभावना नहीं होगी आपके पास ऐसा। तो हमें देखेंगे यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव आपस में फिनिश होते हैं, तो हमारे पास बनेंगे ये यहाँ पर नेगेटिव परत के रूप में। हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास दो व्यवस्था बनी, नंबर 1 और नंबर 2 के रूप में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दो संधारित्र आपको प्राप्त होते हैं, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, मतलब प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है। हम ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसके रूप में लिखा जा सकता है Cp बराबर C1 प्लस C2। अब धारिता C1 के रूप में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बनेगा और प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बनेगा। इस प्रकार से Cp बराबर आपको मिलेगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारे पास इस दिए गए चित्र का आंसर नंबर 1 बनता है। स्टूडेंट, इसी में एक क्वेश्चन हमारे को इस तरह से भी इसने दिया है आपको कि यदि प्लेटों के मध्य की स्थिति को आप इस तरह से व्यवस्थित कर दें, ये लीजिए भाई, कर देते हैं हम, ये लीजिए, ये बी प्लेट है, ये ए प्लेट है, ओके। प्रत्येक प्लेट की दूरी वही डी के रूप में आपको दे रखी है, बार बार रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्षेत्रफल प्लेटों का ए है हमारे पास, ये लीजिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है हमारे पास। इसकी स्थिति को हमने नेगेटिव के रूप में पढ़ा है, ये नेगेटिव के रूप में, और यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव है सही, ये हमारे पास प्लेट नेगेटिव के रूप में, और ये स्थिति आपके पास रहती है पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कंडीशन कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव में मिल गया। समान आवेशों के मध्य की स्थिति अपने पास बनती है नेगेटिव के बाद पुनः नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। हमारे पास प्लेट ए जो है पॉजिटिव की स्थिति में व्यवस्था है। यदि हम इसके एक नॉर्मल चित्र को देखते हैं तो नॉर्मल चित्र के रूप में अपन कहते हैं ये तो है पहली प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, इसके चित्र के रूप में ये पॉजिटिव नेगेटिव पहले संधारित्र के रूप, फिर दोबारा से कहता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो भाई हमने इस नेगेटिव को इससे सेट किया, ये लीजिए भाई, हमने जोड़ दिया। फिर ये नेगेटिव प्लेट दोबारा से इस नेगेटिव से जुड़ी है, ये लीजिए भाई, हमने इसको भी जोड़ दिया, और पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट ए से जुड़ जाती है इस तरह से ये संयोजन आपके पास बनता है समांतर क्रम संयोजन के रूप में। तो हमारे पास पुनः बनेगा Cp बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3। इसमें और इसमें केवल अंतर इतना है कि यहाँ दो व्यवस्था आपके पास बनती थी और यहाँ आपके पास 3 व्यवस्था के रूप में बनता है, ठीक है। तो आपके पास बनेगा Cp बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसको आप लिख सकते हैं Cp बराबर 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के रूप में। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक। सेकंड पार्ट का आपके पास इसका आंसर है। हमारे पास इसी में एक अगला सवाल दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको यह क्या कहता है स्टूडेंट, ये कहता है कि n संधारित्र के n संधारित्रों के श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर
एन संधारित्र है भाई, जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्यदायता बनती है CS, और इन्हीं संधारित्रों को समानता क्रम में जोड़ते हैं तो आपके पास दायता बनती है CP। तो आपको प्रूफ करना है कि CP माइनस CS बराबर होगा n² माइनस 1/n और इंटू C। ये आपको सिद्ध करना है स्टूडेंट। मैंने आपको श्रेणी क्रम और समानता क्रम में अंतर में फॉर्मूलों में बताया था कि तुल्यदायता जब n भागों में जुड़ी होती है CS के लिए लिखी जा सकती है C/n, और समानता क्रम के लिए लिखी जा सकती है CP बराबर n और C, यदि प्रत्येक संधारित्र की दायता समान है। अब प्रश्न अनुसार आपको निकालना है CP माइनस CS, इसलिए CP माइनस CS आपने निकाला। CP की वैल्यू है NC, CS की वैल्यू है C/n। आपने C कॉमन लिया, आपको मिलेगा n माइनस 1/n। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपके पास बनेगा CP माइनस CS इक्वल टू C। एलसीएम आएगा n, यहाँ बनेगा n² माइनस 1। ये आपका जो कि आपको सिद्ध करना था वो आंसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या r बराबर आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। आप मीटर में बदलेंगे स्टूडेंट। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 10⁻⁻² से हमने गुणा किया। प्लेटों के मध्य की दूरी d बराबर आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। भाई ये भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 × 10⁻² मीटर। अब ये कहता है कि माध्यम हवा है तो दायता क्या कीजिए। बहुत इजी सवाल है स्टूडेंट, ये अंतिम सवाल आपका। C = A∈0/d फॉर्मूला बनेगा। A आपके पास नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि प्लेटों की त्रिज्या के रूप में आपको दे रखा है r, जिसको हम लिख सकते हैं πr² ε0 और बटे d। पाई का मान होता है 3.14, r का मान आपको दे रखा है 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और ε0 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 8.85 × 10⁻12 बटे d आपके पास है 10 × 10⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, C बराबर आपको मिलेगा। हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास बनता है कैलकुलेशन को हल करने पर 7-8 × 10⁻12 फैरड, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हो। C बराबर 2.78 पिको फैरड, ये आपका आंसर बनता है स्टूडेंट। इस तरह से हमने ये देखा स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंकित प्रश्न काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंटरेस्टेड है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, और कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें NET IIT JEE एग्ज़ाम जो आपके पास है इम्पोर्टेंट बनते हैं। मैं फिर भी इन लेसनों से संबंधित एक विशेष ट्रिक पैकेज आपके पास वीडियो के रूप में लेके आऊँगा, जिसमें कई तरह के सवाल आपके पास होंगे, कई वीडियो आपके पास शामिल होगी। अच्छे लगे वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पूरी देखिए।